इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी अमेजिंग चीजें हैं जो कि आप रियली में एक्सपीरियंस कर सकते हो। अमेजिंग चीजें दो टाइप की होती है, एक फिल्मी चीजें जो कि फिल्मों में होती है और अनरियलिस्टिक होती है, और दूसरी वो चीजें जो एक्चुअल में हो सकती है। कोई ऐसी चीज जो कि हो तो सकती है लेकिन वो करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टाइम ट्रैवल भी उनमें से एक है। आप अगर अभी 25 साल के हो, आपके दोस्त भी सेम एज के हैं, मान लो कि आपके 4 दोस्त हैं, सब आप ही के बराबर के एज के हैं, और आपने कोई ऐसा टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लिया जिससे कि आप लाइट के स्पीड में जा सकते हो स्पेस में। तो आप अगर स्पेस में जाओगे और 5 साल स्पेस में टूर करोगे और वापस आओगे, तो आपका अभी एज है 25 प्लस 5 साल घूम के आप आए तो आपका एज होगा 30। लेकिन एक बहुत ही इमोशनल सी चीज होगी कि जब आप वापस आओगे धरती पर, तब आप देखोगे कि आपके वो 4 दोस्त बुढ़े हो गए, 70-80 साल के हो गए और आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि ये कैसे भला, लेकिन एक्चुअल में ये होगा अगर आपने कोई ऐसा डिवाइस या फिर कोई ऐसा स्पेसशिप निकाल लिया जो कि लाइट के स्पीड से जाएगा। तो ये एक ऐसी रियलिस्टिक सी चीज है जो कि पॉसिबल है। कितना अजीब लगेगा जब आप आओगे और आपके दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे लेकिन आप उनके बेटे के उम्र के हो जाओगे। आपका दोस्त वो बूढ़े हो गए, आप अभी भी जवान हो और आप उनके बेटे की तरह दिख रहे हो। ये लिटरली एक्चुअल में रियल लाइफ में पॉसिबल है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं निकली है। इनफैक्ट अगर धरती के चारों ओर एक ऐसा रेल ट्रैक बिछा दिया जाए जिसपे एक रेलगाड़ी लाइट के स्पीड से जाएगी तो धरती के 1 सेकंड में ही 7 चक्कर लगाएगी। तो ट्रेन में अंदर जो बैठे होंगे उनका एज धीरे धीरे बढ़ेगा। आप बैठे ट्रेन में, वो धरती के ऊपर 7 चक्कर लगा रही है स्पीड में, तो धरती पे जो लोग होंगे वो तो देख पाएंगे कि ट्रेन घूम रही है इतने स्पीड से। लेकिन जब वो ट्रेन फाइनली रुकेगी तो इस चीज को समझने के लिए ये इमेजिन करते हैं कि आप धरती पे बाहर हो और आपके 4 दोस्त ट्रेन में बैठ गए और वो ट्रेन लाइट की स्पीड से धरती पे ही घूम रही है। आप देख रहे हो ट्रेन को घूमते हुए। तो 50 साल तक वो ट्रेन घूमी, ठीक है, तो 50 साल तक घूमी तो आप तो बुढ़े हो गए ट्रेन को देखते देखते, 50 साल बीत गए। आप 80 साल के हो चुके होंगे लेकिन आपके दोस्त जो है वो सेम के सेम एज के रहेंगे, सिर्फ 4-5 साल बड़े होंगे क्योंकि वो मोशन में है, वो स्पीड में थे और आप स्टैग्नेंट थे। इससे यूनिवर्स का हमें ये नियम पता चलता है कि जो चीजें ज्यादा स्पीड में हैं उनके लिए टाइम स्लो काम करता है और जो रुकी है नॉर्मल, हमारे लिए टाइम नॉर्मली पास होता है। तो इससे और एक फैक्ट आपको बता दूं कि जो स्पेस में सैटेलाइट्स होते हैं ना, जैसे धरती का आप अगर मैप देखोगे तो इतने सारे सैटेलाइट्स घूम रहे धरती के चारों तरफ, तो ये मोशन में है, ठीक है, लेकिन हम तो मोशन में नहीं है। तो ये जब धरती के कंप्यूटर से, मान लो आप फोन में जीपीएस यूज कर रहे हो तो बिना इंटरनेट के भी जीपीएस यूज होता है सैटेलाइट्स के जरिए। जी हाँ, अगर आपके मोबाइल में ऑफलाइन मैप है, नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एयरप्लेन मोड ऑन है, फिर भी आपका जो जीपीएस है वो फुल्ली काम करेगा। कैसे? सैटेलाइट्स के मदद से। तो जीपीएस वाले सैटेलाइट्स तो मोशन में है, इसका मतलब उनके लिए टाइम स्लो पार होता होगा। ये भी ट्रू होना चाहिए ना। तो हाँ, ये ट्रू है। और धरती के टाइम में और जो मोशन में है यानी सैटेलाइट्स, उनका जो टाइम होता है उसमें कुछ मिली सेकेंड्स का अंतर आता है और वैज्ञानिकों को रेगुलर बेसिस पे उसको सिंक करना पड़ता है, धरती का टाइम और सैटेलाइट के टाइम को। काफी अजीब बात है, लेकिन ये यूनिवर्स का नियम है कि जो भी गति में है उसके लिए टाइम स्लो काम करेगा और जो रुका हुआ है हमारे लिए टाइम नॉर्मल काम करेगा। नेक्स्ट फैक्ट, इंडिया में आपको 3 ऐसे स्टेशंस मिल जाएंगे जो कि किसी न किसी रिलेशन के नाम पे है, जैसे कि सहेली, नाना, बाप। ये एक्चुअल में 3 स्टेशंस है इंडिया के। नेक्स्ट फैक्ट, जो सपनों के बारे में रिसर्च करते हैं उसमें 2 टाइप की रिसर्चेस होती है। सपनों के बारे में एक तो साइंटिफिक रिसर्चेस होती है जो कि साइंटिफिक टूल्स का यूज करके किया जाता है, और दूसरा पैरानॉर्मल एंगल से कई थ्योरिस्ट, कई विचारक थ्योरीज निकालते हैं। तो ड्रीम के बारे में एक थ्योरी ये है पैरानॉर्मल साइड वाली कि ड्रीम अक्सर, पहले एक रेफरेंस दे दूं आपको कि विज्ञान का साइड हमें ये बताता है कि हम सपने देखते हैं रात को, लेकिन उठने के पहले ही उसको भूल जाते हैं। मतलब सपने में क्या क्या आता है, सुबह उठ के उससे क्या मतलब, रात में क्या माइंड में चल रहा था, क्या देख रहा था। लेकिन कई सीन्स आपको याद रहते हैं
और कई सीन्स आप भूल जाते हो। लेकिन सपना ऐसा होता है कि वो सपना एक्चुअल में आया हुआ होता है आपके ड्रीम में, लेकिन आप उठते हो तो उसका 1% भी आपको याद नहीं होता है। इसका मतलब वो सपना होता है एक्चुअल में यूनिवर्स के लेवल पे, लेकिन आप उसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते हो। आप उठ के बोलोगे नहीं आज तो कोई सपना नहीं आया था, फिर सोचोगे तो फिर कहाँ आया था सपना, कोई सपना नहीं आया था, लेकिन आपको बहुत इंटेंस सपना आया होता है। तो जो पैरानॉर्मल साइड वाला बात मैं कर रहा था कि वो ये थ्योराइज करते हैं कि जो ड्रीम्स आपको याद रहते हैं वो वही ड्रीम्स आपको याद रहते हैं जिसके अंदर कोई मैसेज है। अब ऐसे कई ड्रीम्स लोगों को आते हैं कि कल जो क्या क्या होने वाला है वही आपको पहले दिख जाता है। तो जो ड्रीम्स आपको आपके मेमोरी में रहते हैं, आप उठ के बोलते हो कि आज मैंने ये देखा, इसका कोई ना कोई मतलब होता है, ऐसा माना जाता है। और अगर सपना भूल गए तो उसका तो कोई मतलब है ही नहीं। और जो मैंने ड्रीम्स की बात की, फ्यूचर वाला ड्रीम, उसके बारे में जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं पर्सनली एक बार सपना में देख रहा था कि मैं अपने फ्लावर में ऐसे पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं डालता नहीं हूँ, 3-4 महीने में एक बार डालूंगा, और ये रैंडमली होता है बिल्कुल। लेकिन एक दिन मेरे को सपना आया और जब मैं उठा तो मेरे को कुछ भी याद नहीं था कि मेरे को क्या सपना आया, कुछ भी याद नहीं था। शाम को मैं फ्लावर पे पानी डाल रहा था उस दिन, तब मुझे अचानक से स्ट्रक किया कि मैंने कल तो सपने में यही देखा था। तब मुझे याद आया कि हाँ मैंने तो सपना देखा था। मेरे को ऑनेस्टली कुछ भी नहीं पता था, उस सपने के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जो सीन आप देखते हो वो पिछले रात ही आपको आपके ड्रीम्स में दिख जाता है। इसको प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स कहते हैं और ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस टॉपिक्स में से एक है। ये एक साइकोलॉजिकल सी चीज है कि अगर दो इंसान के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही है और उसमें क्या है कि दूसरा इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव है, एग्रेसिव है, और पहला इंसान बहुत काम है, तो आपको पता है ये इंप्रेशन बनता है थर्ड पार्टी के सामने। जो ऑब्जर्वर होता है उसके मन में ये इंप्रेशन पड़ता है कि जो शांत है वो आर्ग्यूमेंट को जीत रहा है। जी हाँ, जब भी कोई विवाद होता है उसमें जो काम होता है एज कम्पेयर टू जो बोल रहा है, तो वो असल में विनर होता है साइकोलॉजिकली। इसका मतलब आप अपने माइंड को जितना ट्रेन करोगे शांत रहने के लिए, उतना ही थर्ड पर्सन आपको मैच्योर पर्सन के तौर पर देखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि अगर आपके सामने वाला आपसे कुछ बोल रहा है और आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, तो इसके बारे में भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है कि वो पर्सन अगर आपको लग रहा है झूठ बोल रहा है तो आप उसको बस ऐसे आंखों में देखो, बस देखो, कुछ बोलो मत कि झूठ बोल रहे हो या फिर कुछ, बस आंख में देखो। तो ये पाया गया है कि अगर सामने वाला पर्सन सही में झूठ बोल रहा है तो और आप उसको देखते हो, बस देखते हो, कुछ बोलते नहीं हो आप, तो उसके मन में एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है जिससे उसको पता चल जाता है और उस पर्सन के मन में एक थॉट आएगा, आप देखोगे तो उसके मन में ये आएगा कि आपको पता चल गया है कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए पता चलने पर कुछ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, साइकोलॉजिकली आप बस देखो और आंखों में देखते रहो। नेक्स्ट फैक्ट, मैंने आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाए थे बहुत मिस्टीरियस टाइप के, उसमें जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं वो क्या क्या ड्रॉ करते हैं वो दिखेगा आपको कुछ ऐसा। तो बात यह है कि इनके ड्राइंग्स को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है क्योंकि ये तो पागल है, ये तो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो ये कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स होते हैं वो इस कुछ भी को कुछ भी के तौर पे ऐसे ही नहीं लेते हैं। कई इल पेशेंट्स जो दिमागी तौर पे बीमार है वो ड्रॉ करते हुए आप देखोगे तो कुछ अजीब सा फेस बनाएंगे। उस फेस को अगर आप नेट पे रिसर्च करोगे तो वैसे ही टाइप का कोई आपका ओल्ड डीमन दिख जाएगा, कोई आपको पुराना कोई हॉरर टेल का कोई क्रिएचर दिख जाएगा जो कि वैसे ही मैच करेगा। तो बहुत सारे थ्योरिस्ट ये थ्योराइज करते हैं कि या तो ये किसी और डायमेंशन को देख पाते हैं या तो किसी भी तरह उन क्रिएचर्स को देख पाते हैं जो हमारे लिए अर्बन लेजेंड्स हैं, कहानी के कैरेक्टर्स हैं। जब कोई पागल होता है उसका ब्रेन का कैपेसिटी डिक्रीज कर जाता है तो पहली बात उसको ड्राइंग करना आना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत पागल लोग ऐसे हाथ में ऐसे पेन पकड़ेंगे, ही करके ड्राइंग करेंगे और वो परफेक्टली आपको फेस बना हुआ दिख जाएगा और उसका रेफरेंस आपको बहुत सारी पुरानी किताबों में भी मिल जाएगा और उनसे पूछने पे तो वो कुछ आंसर देंगे ही नहीं। और बहुत सारे पेशेंट्स तो ऐसे अजीब टाइप के ड्राइंग्स करेंगे जो कि बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा आपको, और बहुत सारे पेशेंट्स का आप अलग अलग ड्राइंग को आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। कैरन ब्लेयर नाम की एक पेशेंट थी, ये 1929 का एक मिस्टीरियस फोटो है और उस टाइम हॉस्पिटल में इस ड्राइंग को उसने ड्रॉ किया
किया था। पता नहीं ऐसे क्या देखा था। इस इमेज को मैं एक बार पूरी तरह से घुमाकर आपको दिखाता हूँ चारों तरफ से। ये कुछ ऐसा ड्राइंग की है, दिखने में बहुत अजीब टाइप का क्रिएचर दिख रहा है। सेकंड ड्राइंग को भी आप देख सकते हो, माइंड में इतने सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स और ये 2 एलियन का फेस। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पिक्चर है जो कि ड्रॉ किया गया था एक पेशेंट द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जैसे कि ज़ारा कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, वो फेमस है अपने लिमिटेड एडिशन क्लॉथ्स को निकालने के लिए। और आपको पता है बिजनेस के दुनिया में लेस इज मोर, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही फेमस लाइन है, लेस इज मोर। ये आपको भी भविष्य में कभी काम आ सकता है अगर आप बिजनेस किए तो जो लेस इज मोर वाला फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला को बहुत सारे कंपनीज यूज करती है लिमिटेड एडिशन क्लॉथ्स को निकालने के लिए। और इंसान के अंदर का एक नेचर होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत ही सिंपल टर्म है, बट इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। कोई चीज है और वो लिमिटेड एडिशन में है, तो आपका माइंड कहेगा कि उसको ले लो क्योंकि वो बहुत कम है। और यही एक सिंपल सा रीजन है जिसके चलते गोल्ड जैसी चीजें जो है वो हमारे लिए लग्जरी आइटम है। इंसान के ब्रेन के सारे थॉट्स को हटा दो तो गोल्ड क्या है। अगर आपके माइंड को ब्लैंक कर दिया जाए और आप एक जगह बैठो और आपके सामने गोल्ड लाओ, या फिर किसी बच्चे के सामने गोल्ड लाओ जिसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो गोल्ड धरती के लिए क्या है, एक पत्थर है, जस्ट लाइक आयरन। लेकिन वो हमारे लिए वैल्यूबल है क्योंकि हमने यहाँ उसके लिए वैल्यू बना दी है। तो सब वैल्यू का खेल है कि उसके बारे में आपके मन में क्या इमेज है। जैसे अगर एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी है मेरे राइट साइड में, एक ऑल्टो है लेफ्ट साइड में, और मैं आपको कहूं कि आपको इन दोनों में से एक चूज करना है, आप कोई गिव अवे जीत गए फॉर एग्जांपल, आपको फ्री में दोनों में से एक ही लेना है, तो किसको चूज करोगे? तो सिंपल है, आपके माइंड में ये बैठा हुआ है ना कि लैम्बोर्गिनी बहुत ही पावरफुल गाड़ी है और ऑल्टो क्या है, कुछ नहीं है, तो आपने लैम्बोर्गिनी ले लिया। बाद में आपको ये पता चला कि जो ऑल्टो है वो प्लैटिनम से बना हुआ था, उसके ऊपर नॉर्मल पेंट किया गया था आपको नॉर्मल दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप ऑल्टो लेते हैं और उसको बेचते हैं तो आपको लैम्बोर्गिनी से 10 गुना ज्यादा पैसा मिलता उस प्रीशियस मेटल के चलते। लेकिन आप नहीं लिए क्योंकि आपके ब्रेन में था कि ऑल्टो सस्ती गाड़ी है। तो इससे ये पता चलती है कि ब्रेन का जो बेसिक फंक्शन है वो सिंपली इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप क्या पास्ट में एक्सपीरियंस किए हो। इसका मतलब जो आप सोचते हो वो जरूरी नहीं है कि सही है। इस दुनिया में ज्यादातर चीजें बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल है। मतलब इस दुनिया के 2 पार्ट से एक्चुअली में आपके लिए, एक वो जो कि एक्चुअल में है इस दुनिया में, एक वो जो उसका जस्ट जेरोक्स कॉपी है और वो आपके दिमाग में उसके बारे में है बहुत कुछ। जैसे मैंने टीनेजर्स को, बहुत सारे टीनेजर्स को एक चीज करते हुए देखा है। जैसे एक लड़का है, उसका बहुत ही फेमस एक कैरेक्टर है, वो टीवी में देखता है, वो कहेगा कि अरे ये तो मेरी क्रश है, ये तो बहुत सुंदर है, ये वो है, और उसके लिए पूरा अपना मतलब दिन में 2 घंटा उसी के बारे में सोचेगा और उसी के बारे में सोचते रहेगा और उसी के बारे में सोचते रहेगा। क्यों? वो इंसान कितना भी अच्छा खराब हो, उसके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं, कैसा टाइप का इंसान है, वो एक्चुअल में जो दुनिया है उससे तो आपको मतलब नहीं है। जो उसके लिए आपके दिमाग में मौजूद है उसको आप जान के आप बोल रहे हो कि हाँ वो मेरी क्रश है, ये वो है। अबे पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाइस बनो, देश का नाम रोशन करो। मिर्जापुर का फेमस डायलॉग याद है ना? तो इसलिए ये नॉलेज को गेन कर लो कि आपके ब्रेन में इस दुनिया का एक इमेज है, लेकिन एक्चुअल में वो दुनिया बहुत अलग है भाई। इसलिए सब कोई अलग अलग नजरिए से दुनिया को देखता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। नेक्स्ट फैक्ट, जापान में एक विलेज है, यूनानाकी विलेज, और इसको एक ऐसा विलेज कहा जाता है, इसकी कहानियां बहुत ही प्रचलित है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी लॉ काम नहीं करता है। मतलब यहाँ के लोग बहुत अजीब टाइप के होते हैं और जापान का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, जो नियम है, उसको नहीं मानते। और ये भी माना जाता है कि इस गांव में जो भी गया है बाहर से वो जिंदा लौट कर आज तक नहीं आया है। ये विश्व के सबसे अजीब जगहों में से एक है। वहाँ के लोगों के हिसाब से इस जगह से लोगों को चिल्लाने की आवाज आती है और जो भी इसके अंदर गया है वो अचानक से डिसअपियर हो गया है। और ये भी माना जाता है कि जो खोजने के लिए जो लोग जाते हैं, इसके अंदर कोई गया, वो मिसिंग पर्सन बन गया, उस इंसान के लिए 2-4 और लोग खोजने गए तो वो भी गायब हो जाते हैं। और ये जो जगह है ये आपको मैप पे भी नहीं मिलेगा। इस जगह को पूरे विश्व का सबसे कर्स जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि एक टनल है
उस टनल में आप घुसोगे, उसको पार करोगे तो ये गांव आएगा, एक अनसीन गांव जो कि पूरी तरह से कटा हुआ है हमारे दुनिया से। कहा जाता है कि इस गांव में कई टाइप्स के ट्रैप्स लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पे जो अजीब लोग रहते हैं वो किसी बाहर वाले इंसान को एंटर नहीं करना देना चाहते हैं। तो जो लोग ऐसे जाके टनल के अंदर गए, बहुत अंदर गए, तो वहाँ पे कुछ बिछा हुआ रहेगा या फिर कुछ रहेगा अकॉर्डिंग टू पीपल, जिससे कि वो लोग किसी बाहर वाले को एंटर करने में नहीं सफल होने देते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि कई लोगों का ग्रुप है और कई लोग तो ये कहते हैं कि एविल भूतों का ग्रुप है। इसके ऊपर कई मूवीज भी बन चुकी है इस गांव के ऊपर। जो एक गांव का एंट्री प्लेस जो बहुत लोग देखे और उसको फोटोग्राफ किए हैं, वो ये कहते हैं कि उसके पास एंट्री गेट के जस्ट आगे जहाँ पे दीवार है वहां पे लिखा हुआ है कि इस जगह के आगे इस देश का संविधान लागू नहीं होता, ऐसा टाइप का साइन। जो 7 नंबर है उसके मिस्ट्री को तो आप जानते ही होंगे कि हमारे ब्रह्मांड में ज्यादातर चीजें जो है वो आपको 7 से ही कनेक्टेड मिलेगी। जब बिग बैंग हुआ था ना, तब ये जो नंबर है 7, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन में। 7 कलर मौजूद है हमारे दुनिया में, 7 कलर मौजूद होता है व्हाइट लाइट में, 7 समुद्र। बाकी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी चले जाओगे तो आपको 7 चक्र जो बॉडी में होते हैं ये सब भी देखने मिलेगा। तो साइंटिस्ट ने जब जो लोग जस्ट मरने वाले होते हैं उनके ब्रेन स्कैनिंग को देखा है, तो उनको ये पता चला है कि 7 मिनट तक जो ब्रेन एक्टिविटी है वो चलते रहता है एक इंसान के अंदर। मरने के बाद 7 मिनट तक ब्रेन में एक्टिविटी कैसे चल सकता है? कई लोग ये थ्योराइज करते हैं कि डेथ के बाद जो 7 मिनट जिसमें ब्रेन एक्टिविटी चलता है, बॉडी तो मर चुका होता है, लेकिन माइंड में जो पूरा लाइफ होता है वो एक मूवी की तरह चलता है माइंड में हर एक सीन। जैसा कि आप medium.com के इस आर्टिकल में देख सकते हो कि कैनेडियन इंटेंसिव केयर यूनिट के डॉक्टर्स ने ये फाइंड किया कि 7 मिनट तक मरने के बाद भी ब्रेन में एक्टिविटी को देखा गया। क्लिनिकली डेड होने के बाद भी, मतलब दिल का धड़कन बंद होने के बाद भी ब्रेन एक्टिविटी वैसा ही था जैसा कि जब कोई नॉर्मल इंसान सो रहा होता है तब उसका जो ब्रेन एक्टिविटी होता है धीमा धीमा, वैसे ही हार्ट बंद होने के बाद भी 7 मिनट तक रहा और 8वें मिनट पे बंद हो गया। तो यहाँ भी 7 आता है। अब दिक्कत यह है कि मरने के बाद जब ब्लड और ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है ब्रेन में, तब इस टाइम तो आपका कुछ सेकंड के लिए भी ब्रेन ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो जाना बंद हो जाएगा वैसे ही वो डिसेबल हो जाना चाहिए पूरी तरह से। लेकिन फिर भी जो वेव्स होते हैं बहुत तरह के वो देखे गए। रिसर्चर ये स्टडी करना चाहते थे कि ब्रेन में ऑक्सीजन कैसे जाता है, दिमाग का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो ऑनलाइन कैसे होता है भला, और ब्रेन एक्टिविटी कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब ये कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। कॉन्शियसनेस हमारे मैं वाले फीलिंग को कहते हैं। मतलब जैसे कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो आपको पता है ना कि हाँ आप हो, मैं वाली फीलिंग, इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। और यहाँ पर यही पता चला है कि हार्ट के बंद होने के बाद कॉन्शियसनेस तब भी रहती है। मतलब मरने के बाद इंसान ना अपने आईज को डुला पाएगा, ना अपने हाथों को, ना अपने पैरों को, लेकिन उसका जो मैं वाला फीलिंग रहेगा वो रहता है कुछ देर तक। मतलब जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कोमा टाइप का, जिसमें कि इंसान जिंदा रहता है लेकिन फिर भी वो डिसेबल्ड रहता है। लेकिन कोमा में तो हार्ट रेट अप रहता है ना, हार्ट जिंदा रहता है। लेकिन जब क्लिनिकली डेड हो गया कोई इंसान, मर गया है, और मरने के बाद भी उसका मैं का होना, ये हमारे बॉडी की एक नई मिस्ट्री को खोल देता है और इन थ्योरीज को हमें एक्सप्लोर करने में मजबूर करता है, जो कि ये कहती है कि मरने के बाद जो आत्मा है वो हमेशा जिंदा रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि क्लिनिकली डेड होने के बाद जब उनको रिवाइव किया जाता है तो वो वापस आते हैं, और तब वो लोग ये कहते हैं कि हम किसी लाइट में जा रहे थे, किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे थे। और दिक्कत ये है कि एक इंसान अगर ऐसे कहे तो ठीक है, वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, लेकिन जिनके साथ ज्यादातर होता है वो बहुत लोग एक ही तरह के चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि एक अजीब सी बात बताऊं तो मान लो कि कोई एक इंसान को ये चीज हुई, दूसरे इंसान को हुई। पहले इंसान से अगर आप डिस्क्रिप्शन पूछोगे और फिर दूसरे इंसान से पूछोगे और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी उनका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो सेम होगा। वो कहेंगे कि हमें यहाँ हाथी जैसा कुछ फिगर दिख रहा था, यहाँ पे ऐसा क्लाउन दिख रहा था, एक सीढ़ी था। तो अजीब सा एक्सपीरियंस होना कोई बड़ा बात नहीं है, ब्रेन में हॉल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन सेम चीज और सेम वर्ल्ड को देखना
ये तो बहुत अजीब बात है। यहाँ पर और एक अजीब सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा कि जब कोई मरता है तो उसके हार्ट को रिवाइव किया जाता है। तो हार्ट को रिवाइव जब किया जाता है तब उसका कॉन्शियसनेस बहुत केसेस में ऑन रहता है, यानी उसको पता होता है कि मेरे बॉडी को ऐसे किया जा रहा है, मेरा हार्ट बंद है। तो अजीब बात यह है कि बॉडी तो मर गया है ना, टेक्निकली क्लिनिकली डेड हो गया है, उसको रिवाइव करने का ट्राई किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल शॉक के जरिए, लेकिन तब भी वो कैसे इस चीज का कॉन्शियस होता है, उसको पता होता है कि ये चल रहा है। कौन होता है जो ये एक्सपीरियंस कर रहा होता है? तो जो कॉन्शियसनेस की मिस्ट्री होती है उसमें एक नया चैप्टर है ये पूरा का पूरा, कि ये कैसे हो सकता है, या अगर हम अपना बॉडी नहीं है तो क्या है? बॉडी के अंदर आत्मा है, ठीक है, आत्मा का कॉन्सेप्ट विज्ञान नहीं मानती है, लेकिन फिर भी अगर आत्मा है तो बॉडी के डेड हो जाने के बाद जब रिवाइव किया जाता है तो वो किस जगह पे लोकेटेड है? मतलब आत्मा यहाँ है ब्रेन में, यहाँ है दिल में, फिर कहाँ है? और इससे ये पता चलता है कि कई लोग मरने के बाद जब डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आई एम सॉरी ही इज डेड, वो मर चुका है, और सामने ऐसे दिखाते हैं, फैमिली मेंबर्स आके देखते हैं, तो हो सकता है कि वो इन सब चीजों को देख पाते हो कि मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे देखने आ रहे हैं, या ऐसा जितना सीन हो रहा है ये सब। और 7 मिनट तक तो ब्रेन ऑन होता है, इस पे साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। इसको पोस्ट डेथ अवेयरनेस कहते हैं। एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो, पोस्ट डेथ अवेयरनेस। और पोस्ट डेथ अवेयरनेस के केस में अभी तक साइंटिफिक स्टडीज जो भी हुई है वो अभी तक फिलहाल इसी एक बात को, इतने सारे थ्योरीज को हम लोगों ने डिस्कस किया, बट साइंटिफिकली ऑन पेपर सिर्फ 7 मिनट तक ब्रेन ऑन होने ये जो चीज है यही सिर्फ कंफर्म हो पाई है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि आप अपना बर्थ डेट जो है वो 21 मिलियन अलग अलग लोगों के साथ शेयर करते हो? यानी आपका बर्थडे जिस दिन होता है वो करीब 2.5 करोड़ अलग अलग लोगों का भी होता है पूरे दुनिया में। इससे प्रोबेबिलिटी का ये इक्वेशन निकलता है कि अगर आप 23 लोगों के एक रूम में हो, एक रूम है जिसमें 23 लोग हैं, तो उसमें से 2 लोगों का बर्थडे सेम होगा, इस बात के चांसेस 50-50 हो जाते हैं। इसमें आपको ये दिखता है कि करीब 3,85,000 बेबीज हर दिन पैदा होते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें और सेकेंड्स पे आए तो 1 सेकंड में करीब 4-5 बच्चे कहीं ना कहीं जन्म ले रहे हैं। यानी जब तक मैं ये लाइन बोला तब तक 4 बच्चे कहीं ना कहीं रोते हुए जन्म ले चुके हैं। और इसका विपरीत भी सही है, जब भी आप ब्लिंक करते हो आपके हर एक ब्लिंक के साथ एक डेथ कनेक्टेड है, क्योंकि आप जब ब्लिंक कर रहे हो तो कोई ना कोई इस दुनिया में कहीं ना कहीं मर रहा है। तो मरने और जन्म लेने का जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली हमारे दुनिया में कहीं ना कहीं चल रहा है। और हिस्टोरिकली जन्म लेने का जो संख्या है वो मरने से कहीं ज्यादा है, तभी हमारे विश्व का पॉपुलेशन ऐसे बढ़ा है। ग्राफ। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि एक्चुअल में अगर लोगों के थॉट का एक सर्वे किया जाए तो हर समय कोई एक इंसान दूसरे किसी ना किसी के बारे में सोचता रहता है। दिन में जितने भी चीजें आप करते हो सोचते हो किसी के बारे में। तो इससे एक जनरल सा एक ऑब्जर्वेशन निकलता है कि आपके बारे में कोई ना कोई अभी सोच रहा है। मतलब आपके बारे में जितने भी लोग जानते हैं कोई ना कोई आपके बारे में सोच रहा है। अगर आप इस रैंडमनेस में किसी को भी पिक करो तो कोई ना कोई सोच रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है उसके बारे में। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि आपके साथ साथ आप ये जो वीडियो देख रहे हो, जिस सेकंड पे देख रहे हो, जैसे मेरे को बोलते हुए देख रहे हो, आपके साथ साथ हजारों लोग उसी पॉइंट पे भी देख रहे हैं। जैसे इस वीडियो को बहुत लोग अलग अलग टाइम पे क्लिक करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का टाइमिंग पूरी तरह से टैली हो जाता है। यानी आप जो मेरे को जैसे जिस सेकंड बोलते हुए सुन रहे हो, हजारों लोग दुनिया में उसी पॉइंट पे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जो मैच में आप कैमरास को देखते हो, जब कोई क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो जैसे बैट्समैन मारता है कैमरामैन बॉल पे फोकस करता है। तो एक्चुअल में लाइव बिना एडिटिंग के जैसे चल रहा है, एकदम लाइव होते हुए मैच को दिखाने के लिए करीब 30-35 कैमरामैन लगे रहते हैं। एक्चुअल में 30-35 कैमरामैन का फुटेज कॉन्स्टेंटली कैप्चर हो रहा होता है, और एक इंसान होता है जो कि तय करता है कि कौन सा एंगल को अभी दिखाना है, कौन सा बेस्ट रहेगा। और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करना तो अलग बात है, लेकिन लाइव होते हुए कैमरा पे फोकस करना ये बहुत ही
अमेजिंग सी अंडररेटेड सी चीज है जिसपे कभी बहुत लोग ध्यान नहीं देते। ज्यादातर 50 से 35 लोग की टीम इस चीज को संभाल रही होती है। नेक्स्ट फैक्ट, एक अजीब सा बात मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट एल्बो को यानी इस वाले रीजन को जिंदगी में कभी भी टच नहीं कर सकते हो। चैलेंज, आई एम चैलेंजिंग यू, करके दिखाओ। इम्पॉसिबल, इससे इसको टच करना इम्पॉसिबल जब तक आपका ये तो फिर तोड़ना होगा ना। नेक्स्ट फैक्ट, आपको बाहर खुजली होती है, खुजलाते हो। बॉडी का जो इंटरनल पार्ट होता है अगर उसमें खुजली होने लगे तो आप क्या करोगे? बॉडी में इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना, अंदर के साइड, मतलब इंटरनल, उसमें खुजली क्यों नहीं होता है? क्योंकि बॉडी का ये सिंपली नियम है कि जो खुजली होता है वो एक्सटर्नल चीजों के चलते होता है। एक्सटर्नल धूल, बैक्टीरिया, बहुत सारी रीजंस है, लेकिन इंटरनली ये नहीं होता है। इनफैक्ट आपका ब्लड जो है बॉडी में, वो इतना ब्लड आपका अंडररेट करते हो आप, पता है? आपके ब्लड में एक छोटा सा, इतना छोटा सा पार्टिकल अगर घुस जाए तो सारे जो सेल्स है वो दौड़ जाएंगे आपके ब्लड से बाहर निकालने के लिए। आपका ब्लड जो है वो सबसे अल्ट्रा प्योर चीजों में से एक है, वो एक भी फॉरेन पार्टिकल को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए आप, जैसे कोई जहर है, वो जहर अगर आपके पेट में चला जाए तो पेट तो उल्टी करके उसको निकाल देगा या फिर वो नीचे से निकल जाएगा, कुछ भी ऐसा चीज चला जाए जो बॉडी नहीं चाहता है तो। लेकिन अगर वो इंजेक्ट कर दिया जाए डायरेक्टली ब्लड में और वहां पे चला गया तो पूरा बॉडी खत्म हो सकता है आपका। इसका मतलब जो आप खा रहे हो, जो यहां से ले रहे हो, वो डायरेक्टली तो ब्लड में नहीं जाता है, वो पेट में जाके जो निकलना होता है वो निकलता है, जो ब्लड में जाना होता जाता है। लेकिन जो इंजेक्शन होता है वो ब्लड का डायरेक्ट एक्सेस होता है, 1 सेकंड में ब्लड में कोई चीज भेज सकते हैं हम लोग। इसलिए आपके पेट के रूट से कोई फॉरेन चीज जाए जो आपका बॉडी नहीं चाहता है तो ये बॉडी इजीली मैनेज कर लेता है, इससे कुछ होगा नहीं। आपका बॉडी उल्टी कर देगा, आपका बॉडी उससे उसको भगा के रहेगा, लेकिन डायरेक्ट ब्लड में घुस जाने पे बहुत दिक्कत होगा। नेक्स्ट फैक्ट, आपने 3D प्रिंटर्स को आजकल बहुत देखा होगा। 3D प्रिंटर्स किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे वो चाहे तो माइक के इस शेप को प्रिंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो डिजाइनिंग होती है, आजकल बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 3D प्रिंटर्स को भी यूज कर रही है। जैसे कोई कैमरा है, उसको शेप करना है तो प्रिंटर ही उसको ऐसे बनाता है काट काट के। तो इस बात पे ध्यान दो, इस लाइन पे ध्यान दो कि आपका जो स्कैल्प है, जहाँ पे बाल निकलता है, आपका जो माथा है, वो भी एक 3D प्रिंटर है। हाँ, हंस लो, अजीब लगेगा सुनने में, मतलब अजीब सी बात है, लेकिन एक थॉटफुल बात है कि आपका जो माथा है वो हेयर के 3D प्रिंटर जैसा है। वो 3D प्रिंट करता है आपके हेयर को, एक तरह से देखा जाए तो निकालता है। थॉटफुल है, थोड़ा सा अजीब बात है। नेक्स्ट फैक्ट, हॉस्पिटल जो होता है वो बहुत ही एक इमोशनल जगह होता है। हॉस्पिटल में आपको कई लोग दिखेंगे जो कि बहुत ज्यादा दुखी है, कई लोग ऐसे भी दिखेंगे जो कि बहुत ज्यादा खुश है, उनका बेबी होने वाला है, किसी का जिंदगी का वर्स्ट डे गुजर रहा है, किसी का बेस्ट डे गुजर रहा है, सब एक ही छत के नीचे, हॉस्पिटल। नेक्स्ट फैक्ट, एक बात पे आप ध्यान देना, आपके मन में आवाजें चलते रहती होंगी। जैसे कि मन में बोलो कि मैं खाना खा रहा हूं, इस लाइन को एक बार मन में बोलो। तो इस लाइन को किसने बोला? आप बोले अपने मन में। तो आपने अगर बोला इस लाइन को कि मैं खाना खा रहा हूं, तो इसको सुना किसने? या तो आप बोल सकते हो मन में कि मैं खाना खा रहा हूं, या तो आप इस बात को सुन सकते हो। तो आप बोल रहे हो मन में इस लाइन को या फिर सुन रहे हो? अगर आप इस लाइन को सुन रहे हो यानी बोल कोई और रहा है। तो इफ द वॉइस इन योर हेड इज यू, हु इज द वन लिसनिंग टू इट? बहुत ही डीप बात है। मन में आप कुछ बोलो, ABCD, तो आप बोल रहे हो और आप ही सुन रहे हो, ये तो इसका मतलब ये कि आप इसको सुन रहे हो मन के ईयर में, और बोल रहा है आपका ब्रेन, आपका दिमाग। जो सुन रहा है ना वो असल में आप हो, द ऑब्जर्वर वो आप हो। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन में, किसी भी बातचीत में, अगर आप उसको बात करते हुए कि उसका नाम ले लोगे तो उसके ब्रेन में एक अच्छा वाला केमिकल रिलीज होने लगता है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है बातचीत करने के लिए। जैसे कि अरे तुम ये कर रहे हो, आप उसको बोलोगे अच्छा तो तुम ये क्यों, तो उसके बदले ये बोलो कि अच्छा कपिल भाई, तो ये बताओ कि वो कैसे मिलेगा। तो ये जो लाइन है ना, तो अच्छा कपिल भाई, या फिर ऐसे बोलो तो अच्छा सुमित भाई ये बताओ
तो सुमित भाई, उसका नाम जो बीच में आप ले लिए, इससे वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा कॉन्वर्सेशन में और नाम लेने पे ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। तो ये पाया गया है कि कॉन्वर्सेशन में नाम लेना अक्सर कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना देता है और अटेंशन के लिए बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट फैक्ट, इंसान का जो मैच्योरिटी होता है वो कब रीच होता है? 18 से 21 साल के बीच में। उसके पहले के इंसान को इमैच्योर टीनेजर ये कहा जाता है। 18 से 21 साल के बाद इंसान को मैच्योर कहा जाता है, उसको अपने लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन हमारे धरती पे एक बहुत ही अजीब सा प्रजाति है, उसके बारे में आप जान लो एक बार। एक ग्रीनलैंड शार्क है, ठीक है, और वैज्ञानिकों को उन पे रिसर्च करके एक अजीब सी बात पता चली है कि वो मैच्योरिटी तब तक हिट नहीं करते और वो तब तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक वो 150 साल के ना हो जाए। जी हाँ, ये जो ग्रीनलैंड शार्क है ये रिप्रोड्यूस करना तब तक शुरू नहीं करते जब तक ये करीब 150 साल के ना हो जाए, और ये 270 से लेके 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं। 500 साल, इतना अगर इंसान जीता तो कितना मजा आता। हम लोग का लिमिट कितना है? 100 साल तक। सोच के अजीब लगता है, कभी ना कभी मरना है, सबको मरना है इस दुनिया में। और ये देखो, शार्क होके 500 साल जी रहे हैं। 150 साल में तो ये अपना मैच्योरिटी रीच कर रहे हैं। एक और डीप सी बात बता रहा हूं, ये कोई फैक्ट नहीं है। आप हो, आपका बेस्ट फ्रेंड है, दोनों हमेशा साथ रहते हो, बहुत चीजें साथ करते हो, आप दोनों जहां भी जाते हो साथ जाते हो। लेकिन मतलब ये थोड़ा सैड फैक्ट है, इसको एक सैड फैक्ट की तरह देखना कि आप दोनों अपने फ्यूनरल में साथ नहीं जा सकते। मतलब जब आप 80, 90, 100 साल, 100 साल, 150 साल के हो जाओगे, तब जब भी विधि के विधान के लॉ के हिसाब से जब आप ऊपर जाओगे, तब आप दोनों साथ नहीं रहोगे। ईच पर्सन का जो फ्यूनरल होगा उसमें एक प्रेजेंट नहीं होगा। कितनी अजीब बात है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि सीट एक ऐसा वर्ड है जिसमें से आप कोई भी लेटर को हटा दो तब भी वो फुल मीनिंगफुल बनाएगा, उसमें फुल मीनिंग निकलेगा। जैसे कि जो सीट वर्ड है, इसमें से अगर आप कोई भी एक लेटर को हटाओगे तब भी मीनिंग बनेगा। जैसे कि SEAT में S हटा दो तो ईट बनेगा, सेकंड वाला लेटर E हटा दो तो सैट बनेगा, थर्ड वाला लेटर A हटा दो तो सेट बनेगा, लास्ट वाला वर्ड T हटा दो तो C बनेगा। और उल्टे से अगर आप T हटा दो, कोई भी लेटर हटा दो, पहला वाला हटाना है तो S हटा दो, ईट बन जाएगा। क्या हटाना है आप ही बताओ, कुछ भी हटाओ, इसका कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि आपका जो आप अलार्म लगाते होगे सोने टाइम, बहुत लोग लगाते हैं अलार्म ताकि सुबह टाइम पे उठ जाए, तो आपका जब अलार्म बज रहा होता है ना, तब साइमल्टेनियसली इस दुनिया में करोड़ों अलार्म बज रहे होते हैं। क्या है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो जो अलार्म का टाइमिंग होता है वो ऐसी लगता है, या तो 5 बजे लगता है, या तो 5:15, या तो 5:30, 5 ज्यादा जल्दी बोल रहे, हटाओ 5 हटाओ, या तो 7 बजे लगता है, या तो 7:10 में लगेगा, 7:05 में लगेगा, 7:17 में लगेगा। 60 ही ऑप्शन है ना हमारे पास 1 घंटे के बीच में। तो बहुत लोग लगाते होंगे अलार्म। तो आपका जब अलार्म बजता है उसी टाइम आप लोनली फील मत करना, क्योंकि एग्जैक्ट उसी समय इस दुनिया में अरबों अलार्म बज रहे हैं उसी सेम टाइम पे। That's गजब। क्या आपको पता है कि जो ये कन खजूरा होता है, जिसको कि सेंटीपीड कहते हैं, ये अगर आपके कानों के अंदर चल गया तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तो बहुत ऑब्वियस बात होगा, आपको लग रहा है क्या बोल रहा है ये, लेकिन बात ये है कि जब वो आपके कान में घुसता है तो आपके कान का जो पर्दा और बाकी पार्ट्स है ना, उसको ये खाने लगता है। क्योंकि जब भी कोई इंसेक्ट क्लोज्ड स्पेस में जाता है तो उसका बस एक ही मोटिव होता है, उससे बाहर निकलने का। तो वो अगर उसका चेहरा अंदर की तरफ होगा तो उसको अंधेरा ही दिखेगा और वो आपके कान के पार्ट्स को खाना शुरू कर जाएगा और लिटरली ब्लीड होने लगता है कानों से। क्या होता है कि जब भी कोई छोटा इंसेक्ट आपके कानों के अंदर जाता है, जैसे कि आप जब सोते हो तो ऐसे कई इंसेक्ट होंगे जो कि आपके कानों के अंदर जाते होंगे, छोटे छोटे, जो आपको पता भी नहीं चलता होगा। तो जो छोटे इंसेक्ट होते हैं वो कोई भी हार्म नहीं करते हैं आपको, क्योंकि वो वापस मुड़ के बाहर आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे कि अगर कोई चींटी घुस गई तो वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद बाहर निकल जाती है या फिर अंदर ही मर जाती है। तो छोटे इंसेक्ट घुसने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इजिली वापस आ सकते हैं। लेकिन जो बड़े इंसेक्ट होते हैं वो, उनका मुंह अंदर की तरफ होता है तो वो वापस मुड़ नहीं पाते हैं और इसलिए वो पैनिक होने लगते हैं। उनका ब्रेन पैनिक स्टेट में चला आता है और आपके कानों को खाने लगता है। और आपका जो ईयर ड्रम होता है, जो कि एक पतला सा मेम्ब्रेन है जो कि बहुत जरूरी है, उसको खाने लगता है और आपके सुनने की शक्ति भी जा सकती है परमानेंटली।
क्या आपके कानों में कभी कोई इंसेक्ट घुसा है? छोटा इंसेक्ट चला जाए कान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा इंसेक्ट चला जाए तो ये होप नहीं करना चाहिए कि वो बाहर निकलेगा, और इसलिए आपको डॉक्टर के पास तुरंत से तुरंत जाना चाहिए। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीन पे और भी बहुत सारे वीडियोज है, आप इन्हें भी देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच।